नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फुटेज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की रणभेरी कभी भी बज सकती है और आज रणभेरी बज भी गई। चुनाव आयोग ने चुनाव का उपचुनाव का ऐलान कर दिया। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बांकीपुर का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यह नितिन नवीन द्वारा खाली की गई सीट है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो बीजेपी किसे चुनाव लड़ाती है, यह यक्ष सवाल है। देखिए, हवा में तो कई नाम है। हवा में ऋतुराज सिन्हा की चर्चा होती है, अजय आलोक की चर्चा होती है, रणवीर नंदन की चर्चा होती है, लेकिन कहा जाता है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह अपने किसी सामान्य कार्यकर्ता को मैदान में ला सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान नहीं है। भरत तिवारी कांड के बाद और भी थोड़ा कठिन सा दिखता है। इस बीच खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव वे हर हाल में लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, बीजेपी से मुकाबला होना है, तो तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी और कांग्रेस क्या फैसला करती है। क्या वह त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना चाहेगी या फिर प्रशांत किशोर के माध्यम से वह चुनाव को संघर्षपूर्ण बनाकर बिहार की सरकार को, भाजपा को एक संदेशा देना चाहेगी। तो बांकीपुर की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही अजीत जी चर्चा करेंगे। कल राजद ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कुछ दिन पहले ही मना लिया। खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव फिर से कहीं जाने वाले हैं। मानसून सत्र में आ जाएंगे जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया जाएगा। लेकिन उस स्थापना दिवस समारोह में उदय नारायण चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक गंभीर टिप्पणी कर दी तेजस्वी यादव के सामने। उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर कहा, हुजूर, अब आपको घर से बाहर निकलना होगा। और इसके साथ यह भी कहा गया कि देखिए, आपको लालू यादव की तरह काम करना होगा। देखिए, अब तो राजद का हाल जान ही रहे हैं, परिवार का हाल जान ही रहे हैं। तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में रहेंगे, लालू यादव राबड़ी देवी कौटिल्य नगर में रहेंगी। तो उदय नारायण चौधरी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यदि पार्टी को जिंदा करना है, पुनर्जीवित करना है, सत्ता की लड़ाई में शामिल रखना है, उनके कहने का ध्येय था, तो आपको अपने फाटक खोलने होंगे, अपने दरवाजे खोलने होंगे। जिस तरीके से लालू यादव रोज लोगों से मिलते रहे, आज भी बीमारी की अवस्था में वह शाम में लोगों से मिल लेते हैं, लेकिन यह चिंता जाहिर की गई कि तेजस्वी यादव जो आज पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनसे मिलने कार्यकर्ता और नेता जिलों से आते हैं, पटना में 2-3 दिनों तक प्रवास करते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है। तो यह बात उदय नारायण चौधरी ने साफ साफ कह दी। अब देखिए, जब तेजस्वी यादव की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निकलना तो होगा, मिलना तो होगा, लेकिन मंच पर बैठे जितने नेता हैं उन्हें भी पसीना बहाना होगा। मेरी मान्यता, मैंने तो मूल रूप से क्राइम रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में बाद में जुड़ा हूं। मैंने देखा है कि जब किसी जिले में कोई पुलिस कप्तान पहुंचता है, एसपी पहुंचता है, और वह जब सड़कों पर निकलता है तो दरोगा सिपाही की मजबूरी हो जाती है कि वह सड़क पर गश्ती करे और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करे। तो तेजस्वी यादव नसीहत दे रहे हैं, लेकिन यदि तेजस्वी यादव स्वयं निकलना प्रारंभ कर दें तो बहुत सारी समस्या का अंत हो सकता है और राजद लड़ाई में आ सकता है। यह बड़ी बात है। तो यह देखिए, अब देखना होगा कि कौन निकलता है, कौन नहीं निकलता है, या फिर उसी धरने पर पार्टी चल रही होती है। संजय यादव कल नहीं दिखे अजीत जी। संजय यादव जो चाणक्य हैं, कहाँ रह रहे हैं संजय यादव? राज्यसभा सदस्य बन गए, कश्मीर की यात्रा भी कर ली, लेकिन दिख नहीं रहे। तो पहले बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, फिर राजद का स्थापना दिवस, और संजय यादव कहाँ हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे अजीत जी आपके साथ। आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी तो हम लोगों ने कल ही चर्चा की है, 24 घंटे जी हुए और ये सारी चीजें हो गई। और बड़ा कैटेगोरिकली हम लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए है, जी। और क्यों लड़ना चाहिए है इसके कारण भी हम लोगों ने बताए थे। और हम्म। इस बार कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है ज्ञानेश्वर जी कि वो नहीं लड़े, क्योंकि हम्म। बांकीपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, इस बात की चर्चा तो प्रशांत किशोर ने ही शुरू कराई है ना, उन्हीं की पार्टी बिल्कुल। ने
शुरू कराई है। बाकी बीजेपी या आरजेडी या कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हुँ, वो लड़ेंगे, ये चर्चा उन्होंने शुरू कराई, उनकी पार्टी ने शुरू कराई, उन्होंने ही एक हाइप बनाई, इस कॉन्टेस्ट को एक हाइप देना और एक ऊंचाई पर ले जाना, ऐसी जगह ले जाना जहां सब हुँ, आदमी की दिलचस्पी हो जाए, नहीं तो नहीं होती। फिर एक बिल्कुल। नॉर्मल सामान्य चुनाव हो जाता और सबको नतीजा पहले से पता होता। हुँ, अभी भी ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तब भी एडवांटेज बीजेपी है, क्योंकि वो बिल्कुल। ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है। जी। और हर बार चुनाव का हम अभी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो देख रहे थे, प्रोफाइल जो पीछे का पहले के चुनाव के देख रहे थे हम, उस पहले के चुनाव में भी जो दूसरे नंबर का उम्मीदवार होता है, लड़ाई आमने सामने की होती है दो पार्टियों में, कभी जी। भी वहां ट्रायंगुलर फाइट नहीं दिखता है। और हुँ, दो लोगों की लड़ाई में जीत हार का अंतर लगभग उतना होता है जितना दूसरे वाले को वोट मिलता है, थोड़ा बिल्कुल। कम या थोड़ा ज्यादा। पिछली बार थोड़ा हुँ, ज्यादा मिला था, जितना मिला रेखा कुमारी को उससे ज्यादा वोट से चुनाव जीते नितिन नितिन नवीन। नवीन। हुँ, उसके पहले लव सिन्हा को जितना मिला था उसी के आसपास हार जीत का अंतर रहा था। तो जी। ये अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी भी लड़ी थी तो उस पर 5,000 वोट उनको भी आ गया था, अन्यथा हुँ, इस मतलब 25 के चुनाव में तो आया ही नहीं, किसी को वहां कोई खास वोट नहीं आया तीसरे कैंडिडेट को। हुँ, जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट था वो लगभग 1,500 वोट मिला था उसको। तो इतना हुँ। आमने सामने की लड़ाई होती है, उस आमने नहीं, सामने की लड़ाई वंदना में लड़ी थी जनसुराज से, उनको भी 5 या 7,000 वोट आ गए थे। एक बार ठीक है, क्या चेक कर लेने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कोई जी, ऐसा बड़ा अंतर नहीं आता है वहां वोट में, जी, जी। क्योंकि हुँ, वहाँ उसका कारण यह है कि एकदम आमने सामने की लड़ाई होती है, वोटर एकदम डिवाइडेड है हुँ, दोनों पार्टियों के बीच में। और बिल्कुल। ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट है, वहां जी। आमने सामने की लड़ाई में ज्ञानेश्वर जी अगर अंतर इतना बड़ा होता है तो फिर वो हुँ, हुँ। माना जाता है कि वो उसके एडवांटेज वाली सीट है, उसका गढ़ माना जाता है, तभी गढ़ माना जाता है। अगर कोई जी, जी। ट्रायंगुलर फाइट में जीतता है या आमने सामने की लड़ाई में 2,000 4,000 के अंतर से जीते तो गढ़ नहीं माना जाता है। तो ये गढ़ बिल्कुल, बीजेपी का बिल्कुल, है, इस नाते इसको हम बिल्कुल। लोग ये अभी भी माना जाएगा कि एडवांटेज बीजेपी है। लेकिन वो जी, अभी जी। तो बात आगे बढ़ेगी जब नॉमिनेशन करेंगे प्रशांत किशोर, तो हुँ, उस हुँ। सीट पर आज दिलचस्पी सब लोगों की है, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे वहां या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जी, माहौल उन्होंने ही बनाया है, उनकी पार्टी ने ही बनाया है। अगर इतना जी, माहौल बना करके वो पीछे हटेंगे तो ये उनकी पार्टी और उनकी राजनीति के लिए बहुत ही निगेटिव होगा और एक एक तरह से ये आत्मघाती कदम होगा, हाराकिरी जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल। लड़ेंगे। जी, और लड़ेंगे जब प्रशांत किशोर, तो ये तय मानिए कि पिछले कई चुनावों से जो अपोजिशन रहा है, जो चैलेंज जी। करता रहा है, उससे हुँ, ज्यादा बड़े चैलेंजर होंगे। एक बात तो ये है। हुँ। दूसरी बात वंदना जो को 7,717 वोट आए थे जनसुराज के 7,000 वोट प्रत्याशी आए को। थे, हाँ। जी, जी। तो मतलब अच्छा, और जीत हार का अंतर तब भी 51-52 हजार वोट का था पिछले चुनाव में। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आप बिल जोड़ लीजिए 44-45 हजार, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, वोट आया था आरजेडी कैंडिडेट को। जी। हाँ, देखिए जीत-हार का अंतर हो गया 48,000 करीब 52,000 48-52,000 मतों का अंतर था। जी, हाँ, और ये आरजेडी के उम्मीदवार को कुछ 44-43-44 हजार वोट आया था। 46,000 वोट आए हैं। 46,000 वोट है, तो 46,363 46,000 और प्लस 98,000 7,000 तो जोड़ कुल लें, तब भी जी, उतना वोट है दोनों कैंडिडेट को मिलाकर के, जितने का अंतर है हार जीत का। जी, तो ये इसलिए हम इस आंकड़े पर जा रहे हैं क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि आमने सामने की लड़ाई में इतना बड़ा अंतर होना, यह दिखाता है कि वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये बिल्कुल। एडवांटेज है बीजेपी का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल ऐसा है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है, सोशल बुनावट, सामाजिक बुनावट कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऐसी है जो बीजेपी को फेवर करता है। कायस्थ बड़ी हुँ, संख्या में है वहां, लेकिन लव सिन्हा भी लड़े तब भी देखिए उनको कम ही वोट आया थोड़ा, रेखा कुमारी से, मतलब कोई बड़ा अंतर नहीं आ रहा है अपोजिशन के कैंडिडेट में। जी, तो ये गढ़ है, ये बीजेपी का एडवांटेज है। प्रशांत किशोर जब लड़ेंगे तो अब उनके साथ क्या एडवांटेज हो गई है ज्ञानेश्वर जी? एक एडवांटेज तो ये है कि नितिन नवीन नहीं लड़ेंगे। हुँ, नितिन नवीन एक एक बीजेपी के बड़े नेता थे ही बिहार के, एक लीगेसी भी उनके साथ जुड़ी हुई थी कि नवीन किशोर सिन्हा के वो बेटे हैं, जो जी, लगातार 1995 से वहां चुनाव जीत रहे थे। तो उस हुँ, लीगेसी के कारण और लोगों के साथ अपने निजी संबंधों के कारण उनका एक महत्व था। जब वो नहीं लड़ेंगे तो अपने आप ये एक एडवांटेज जो अपोजिशन में प्रशांत किशोर आते हैं उनका हो जाएगा, क्योंकि जिसको बिल्कुल, भी ले आएंगे प्रशांत, नितिन नवीन जिसको भी ले आएंगे लड़ने के लिए, वो प्रशांत किशोर के जितना बड़ा चेहरा नहीं होगा, चाहे जो भी बिल्कुल। आए, चाहे जो जी, भी आए। तो हुँ, चेहरों का बड़ा महत्व होता है राजनीति में, खासतौर से उपचुनाव में चेहरों का बड़ा महत्व होता है। तो ये हुँ, प्रशांत किशोर ने एक माहौल बना दिया है कि वो लड़ेंगे, लड़ने आएंगे तो वो उनको एक एडवांटेज होगा कि बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई अगर इतना बड़ा आदमी हमारे हमारे यहाँ से बनता है, विधायक हुँ, बनता है, तो जो काम पहले नहीं होते थे वो सारे काम होंगे। और ये जी, एक आप देखिए कितने कितने
कैलकुलेटेड तरीके से, कितनी होशियारी से प्रशांत किशोर की इमेज बनाई गई है कि वो कहीं जाकर के कोई मुद्दा उठाते हैं और वो मुद्दा हुँ, सॉल्व हो जाता है, तो प्रशांत वो जनसुराज के हर हैंडल से, हर सोशल मीडिया हैंडल से बताया जाता है कि ये काम प्रशांत किशोर के कारण हुआ है। तो ये बिल्कुल। माना जाता है कि प्रशांत किशोर अगर किसी कमी की तरफ ध्यान दिलाएंगे तो सरकार उस पर तुरंत अमल करेगी, काम अब करेगी। भरत तिवारी में ही देख लीजिए ना, यदि प्रशांत बिल्कुल। किशोर नहीं जाते तमाम मीडिया के साथियों के साथ या फिर जहानाबाद वाले नीट मामले में ही हाँ, यदि प्रशांत बिल्कुल। किशोर नहीं जाते, तो ये हम्म, गूंज कहाँ रुक नहीं गई नहीं थी। होती। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल। थी। और कल ही आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बांकीपुर के मुद्दे को लेकर चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन हाँ, उनका जो मुद्दा होगा, वह मुद्दा होगा बिहार का। और बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो पूरे बिहार के लोग हैं और उन्हें बिहार की समस्याओं से मतलब है। और आपने कल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि यदि प्रशांत किशोर किन्हीं कारणों से परिस्थितियां ऐसी बनती है कि चुनाव जीत जाते हैं, तो वह विधानसभा के भीतर अकेले सबसे बड़े विपक्ष के मुखर आवाज बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बात भी बांकीपुर के लोग समझेंगे कि भाई हम जी। एक समझिए कि एक मुख्यमंत्री के बराबर का व्यक्ति चुन रहे हैं। हम्म। ये ऐसा नहीं कि बांकीपुर के लोग नहीं समझेंगे। बांकीपुर में जो बीजेपी का विधायक होगा, सब जानते हैं कि विधायक होगा, बहुत ज्यादा कभी हो गया तो मंत्री बनेगा। इससे ज्यादा तो बिल्कुल। कुछ नहीं होने जा रहा है ना, जो कैंडिडेट वहां से हम्म। जीतेगा। लेकिन हम्म। अगर प्रशांत किशोर को हम चुनते हैं तो बहुत बड़ा आदमी चुनेंगे। तो ये हम्म। धारणा भी बांकीपुर के लोगों में होगी कि अगर हम प्रशांत किशोर को चुनते हैं तो एक साइड ऑफ मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री टाइप का व्यक्ति हम चुन रहे हैं, जो वन मैन अपोजिशन होगा विधान सभा के अंदर और पूरे बिहार का मुद्दा उठाएगा। लड़ते जी। समय भी वो पूरे बिहार के मुद्दे उठाएंगे और देश के भी मुद्दे उठाएंगे। देखिए, प्रशांत बिल्कुल। किशोर बड़ी बड़े कन्विक्शन के साथ महंगाई पर भी बोलते हैं, पेट्रोलियम की कीमतों पर भी बोलते हैं, बेरोजगारी और पलायन पर तो बोलते ही हैं। जो अखिल भारतीय इश्यूज हैं उन पर भी वो बोलते हैं और कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। तो ये हम्म। उनका एक एडवांटेज हो जाएगा। वो लड़ेंगे तो लड़ाई ऐसा नहीं होगा कि अब पहले जैसा जो एक तरफा लड़ाई अब तक हम लोग देखते रहे हैं, उस तरह की एक तरफा लड़ाई तो नहीं होगी प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो। और हम्म। उनकी उनकी टीम सबसे पहले से तैयारी कर रही है। तो ज्ञानेश्वर जी, जो न्यूमेरो उनो होता है, जो प्राइम हम्म। मूवर होता है, उसका एक अपना एडवांटेज होता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल। बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो एडवांटेज उनको है। आगे हम्म। सबसे पहला होने का एडवांटेज उन्होंने ले लिया है, वो एडवांटेज उनके पास है। हम लोग जानते हैं कि नारे गढ़ने की बात हो, नैरेटिव बनाने का की बात हो, सोशल मीडिया में प्रचार खड़ा करने की बात हो, चुनाव लड़ने के तरीके की बात हो, इन सब में प्रशांत किशोर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जी। और प्रशांत किशोर के पास हमेशा कहा जाता था ना कि लोग कहते थे कि वो बंगाल में जिता दिए या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, दिल्ली, गुजरात में, तो उनके पास एक चेहरा था बेचने के लिए। ये हम्म। बात ठीक है कि एक चेहरा था बेचने के लिए। तो अब प्रशांत किशोर के खुद अपने से बड़ा चेहरा क्या हो सकता है? जब बिल्कुल। उनको अपना ही चेहरा बेचना होगा, जब अपने ही नाम हम्म। पर वोट लेना होगा, तो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो। जी। तो उस चेहरे को भी अगर वो नहीं बेच पाएंगे, फिर तो बड़ा बड़ा मुश्किल, तो उनके सामने बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। तो हम्म। ये सब उन्होंने सोचा होगा इस मामले में। अभी तक तो मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट थे, वो चेहरा नहीं बिका उनका। अपना जी। चेहरा तो बेच लेंगे ना। बांकीपुर में, बिल्कुल। मध्य वर्ग के की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगड़ी जातियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कर लेंगे। तो ये एक उनके साथ एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है कि नहीं हुआ तो बड़ा झटका लगेगा। बड़ा हम्म। झटका नहीं, मतलब एक झटका उनको लगेगा कि अपना चेहरा भी नहीं बेच पाए। कल हमने जी। कहा था कि अगर हार भी गए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर वो हम्म। लड़ के दिखा दें कि हम कायदे से लड़ सकते हैं, तो इसका एक फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा आगे की राजनीति में। लोग उनको जी। रणछोड़ दास नहीं कहेंगे। और हम्म। उसके लिए अब उनको सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वहां बांकीपुर में दिखानी होगी। और ये नहीं दिख लगना चाहिए कि वो बड़े ईगर हैं अपोजिशन का कैंडिडेट बनने के लिए। बने तो हम्म। अच्छा है, लेकिन हम्म। इसके लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस उनको सपोर्ट कर दे। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। आरजेडी कांग्रेस करेगी, अगर कोई बात होनी है तो अंदर खाने बात हो। अगर ये हम्म। मैसेज जाता है कि वो चाहते हैं कि आरजेडी सपोर्ट करे, कांग्रेस सपोर्ट करे, लेफ्ट सपोर्ट करे, तभी वो लड़ेंगे, तो इससे हम्म। उनकी एक कमजोरी जाहिर होगी कि अपने आधार पर, अपने एजेंडे को लेकर के, अपने उठाए मुद्दों को लेकर के वो बहुत मुतमईन नहीं है, बहुत आश्वस्त हम्म। नहीं है। उनको नहीं लगता है कि हमारा चेहरा होगा, हमारे उठाए हम्म। मुद्दे होंगे, तब भी हम जीत जाएंगे। ये हम्म। ये नहीं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में। तो अगर हम्म। बातचीत होनी है तो पर्दे के पीछे हो, वो बातचीत सामने नहीं आनी चाहिए है कि आप ईगर हैं या आप बेचैन हैं सपोर्ट उनका लेने के लिए। ये अब जी। अपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तेजस्वी यादव को देखिए, ये तो तय मानिए ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव किसको भी लड़ाएंगे। अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहेगा। हम्म। तो ये अब तेजस्वी यादव को सोचना है कि अपना कैंडिडेट वहां लड़ा करके अपने को बांकीपुर में तीसरे नंबर की पार्टी बनवाते हैं, या चुपचाप प्रशांत किशोर को समर्थन दे करके अपोजिशन को जिता करके बीजेपी को बैकफुट पर ले आते हैं। देखिए, बिल्कुल। बीजेपी बैकफुट पर आएगी।
जी। ये और इसका फायदा आगे के समय में तेजस्वी यादव को भी मिलेगा। देखिए, हुँ, प्रशांत किशोर जीत जाएँगे, वन मैन अपोजिशन हो जाएँगे, लेकिन आज भी वोट आधार और संगठन और कार्यकर्ता, नेता इन सब के मामले में आरजेडी ही आगे है। तो जी। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत करके और सरकार के खिलाफ माहौल बना देते हैं, एंटी हुँ, एस्टैब्लिशमेंट की जो हवा क्रिएट हो रही है, जो आजकल कहीं नहीं हो रही है, और खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं ज्ञानेश्वर जी, वहां तो एंटी इनकम्बेंसी बन ही नहीं रही है, वहां तो सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी हो जा रही है। तो अगर बिल्कुल। प्रशांत किशोर मेहनत करके एंटी इनकम्बेंसी बना देते हैं इस सरकार के खिलाफ, तो उसका लाभ तो तेजस्वी यादव को भी मिलेगा ना, क्योंकि सबसे हुँ, बड़ी अपोजिशन की पार्टी है वो। तो ये आगे की तस्वीर उनको देखनी चाहिए, भविष्य की तस्वीर देख करके उनको प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहिए है। और ये ताकि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बीजेपी बैकफुट पर आएगी, और बैकफुट पर जब आप आते हैं तो आपसे गलतियां शुरू होती हैं, आपको झटका लगेगा। अगर बीजेपी को बांकीपुर से झटका लगा तो तय मानिए कि उसके बाद गलतियां शुरू होंगी। उसके जी। बाद लोगों में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। जब हुँ, बांकीपुर में हरा दिया गया तो बाकी तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये बिल्कुल। मैसेज अपोजिशन को क्रिएट कराना चाहिए है प्रशांत किशोर के चेहरे पर। इससे हुँ, अच्छा मौका कांग्रेस आरजेडी के लिए नहीं होगा। आपका कुछ हर्रे फिटकरी नहीं लगनी है, आपका एक पैसा नहीं लगना है। आप जाइए कैंपेन करने, न भी जाइए तब भी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर कर लेंगे, आप उनको समर्थन दीजिए, और समर्थन दे करके आप तमाशा देखिए कि प्रशांत किशोर उसके बाद क्या करते हैं। आप भी लाभार्थी होंगे उसके। हुँ, बिल्कुल। तो देखिए लाभार्थी होंगे, लेकिन इसके साथ एक और देखिए हमने कहा राजद पर चर्चा तो शुरू कर ही रहे हैं कि कल स्थापना दिवस कई दिनों पहले ही मना लिया गया क्योंकि अंदर खाने की खबर है कि तेजस्वी यादव को कहीं बाहर जाना है। अब देखिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव घोषित हो गया, आपकी जो भूमिका है, जिस तरीके से आप अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं, आपको अब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव तक पटना में कुंडली मारकर यदि बीजेपी को आप जवाब देना चाहते हैं, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, प्रशांत किशोर के साथ हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ हैं, आपको पटना में बैठना चाहिए। और राहुल गांधी भी आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को आना है छात्रों को संबोधित करने, परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर। तो राहुल गांधी जो जुलाई के दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम है, जब वो आए इसके पहले यह तय हो जाए कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होनी है, इसके बाद हम लोग राजद की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब तो उनके आने के पहले 11 जुलाई उनको आना है, जी। और 13 जुलाई नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। तो हुँ, तय तो पहले कर ही लेना होगा। 6 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तो हुँ, तय तो कर ही लेना होगा कि आपको कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अब हुँ, आप एक तो रास्ता आपने बताया कि अगर तेजस्वी यादव को लड़ना है तो वो बैठे और बांकीपुर में कैंप करें, घर छोड़ दें, कैंप ऑफिस बनाएं। जिस तरह से प्रशांत किशोर बांकीपुर की गलियों में घूमे, उनकी पार्टी के लोग घूमे, वैसे घूमे अगर उनको लड़ना है हुँ। तो। जी। अन्यथा उनके सामने दो रास्ते हैं। एक तो सीधे प्रशांत किशोर को अपना समर्थन अनाउंस करिए और जहां घूमने जाना है निकलिए। अब आपको क्या है, कहीं जाइए, कह हुँ, दीजिए कि भाई प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर को हमारा समर्थन है, अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे। या हुँ, एक रास्ता वो है मायावती की तरह का रास्ता है, बहुजन समाज पार्टी की नेता है मायावती। उन्होंने एक सिद्धांत तय किया था, कभी एक आध अपवाद उसके हैं, लेकिन उन्होंने सिद्धांत तय किया था कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हुँ, तो आप कह दीजिए कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हुँ। आरजेडी बाई ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ऐसा कैसे कर सकते हाँ, नहीं हैं? मतलब जी, मायावती नहीं लड़ती हैं बाई इलेक्शन। जी। उनकी हुँ, पार्टी कभी जब सत्ता में थी वो तब भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी। मायावती ने एक हुँ, नियम बनाया हुआ था, एक आध अपवाद रहे हैं इसके, नहीं तो उनकी पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है। क्योंकि हुँ, उनको पता है कि बाई इलेक्शन से हमारे उनकी दोनों में किसी की संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सरकार की हुँ, संख्या पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अपोजिशन के उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आना है। अभी हुँ, का मामला है कि तेजस्वी यादव अगर जीतने की कोशिश करें तो वो अपने नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएँगे अगर एक सीट आ जाएगी तो। लेकिन हुँ, उनको पता है कि वो सीट नहीं आनी है। देखिए, हुँ, आरजेडी लगातार लड़ रही है और उसको वोट कितने आ रहे हैं, उसको हमने पहले इसीलिए नंबर्स बताए हैं कि हुँ, जीत-हार का जितना अंतर हो रहा है, उतना ही वोट आ रहा है। मतलब जितना वोट आरजेडी के कैंडिडेट को मिल रहा है, अपोजिशन के कैंडिडेट को मिल रहा है, उससे ज़्यादा वोट से बीजेपी जीत रही है। तो आप बिल्कुल। जीतने के सपने तो नहीं देख सकते हैं बांकीपुर में। तो जी। उसमें हमने कहा ना कि एक मायावती का फ़ॉर्मूला है कि भाई अनाउंस कर दें कि हुँ, बाई इलेक्शन आरजेडी नहीं लड़ेगी। हुँ, दूसरा फ़ॉर्मूला है कि आप कह दें कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे। हुँ, तब भी हमने पहले कहा कि हर्रे फिटकरी नहीं लगेगी, आपको प्रचार करने भी नहीं जाना है, फिर आपको जहाँ जाना है जाइए और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। तो ये हुँ, 2 रास्ते हैं, या अगर अपना कैंडिडेट उतारना है, तब तो फिर आपको सारी यात्राएँ स्थगित कर देनी होंगी और अभी से लेकर के और जिस दिन तक वोटिंग होनी है 30 जुलाई तक आप वहाँ बैठिए। जी, घूमिए, बिल्कुल। आप हार जाएँ अलग बात है, चुनाव जीते ना हुँ, जीते वो अलग बात है, लेकिन आप ये दिखाइए कि आप इस तरह से लड़ेंगे आगे का चुनाव। आप जी, एक मॉडल दिखाइए बिहार के लोगों को कि अगर लड़ना होगा आपको अगली बार जब आप लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे। ये जी, कोई एक तो एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा नहीं है। आबादी बिल्कुल। ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा नहीं है,
आप चाहें तो अगले 1 महीने में 28 दिन में आप एक-एक वोटर को अप्रोच कर सकते हैं, एक-एक परिवार को जी, अप्रोच कर निश्चित तौर सकते हैं, पे, निश्चित तौर निजी पर, तौर निश्चित पर कर तौर पर। सकते हैं। तो आप ऐसे लड़िए, एक नया हुँ, मॉडल दिखाइए चुनाव लड़ने का अगर लड़ना है तो। ये 3 चीज़ें हैं, तय कर लेना होगा। हुँ, कांग्रेस का ज़्यादा स्टेक पर नहीं है ज्ञानेश्वर जी। कांग्रेस के लिए ज़्यादा आसान है कि वो प्रशांत किशोर को समर्थन दे दे, या आरजेडी का कैंडिडेट लड़े तो आरजेडी को समर्थन दे दे। दोनों में से किसी को समर्थन देना, हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार करके वहाँ इस लड़ाई में 1000-2000 वोट के लिए जाएगी चुनाव लड़ने। तो जी, लड़ना तो आरजेडी और प्रशांत किशोर को है, जनसुराज को लड़ना है। इन दोनों को आपस में बात करके रास्ता निकालना चाहिए है। तेजस्वी यादव के लिए बेटर ये होगा कि बीजेपी को आप बैकफुट पर डालने वाली राजनीति करें, और बीजेपी को बैकफुट पर ले जाने वाली राजनीति यही होगी कि प्रशांत किशोर लड़ें और आप उनको समर्थन दें। प्रशांत किशोर अगर जीत गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो जो माहौल एंटी इनकम्बेंसी का बनाएंगे उसका लाभ आपको भी कुछ मिलेगा। तो तो अभी चलिए तो जो लाभ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो लाभ उनको भी मिलेगा। तो हम लोगों ने बांकीपुर की चर्चा कर ली, अब आइए राजद। स्थापना दिवस समारोह और उदय नारायण चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सलाह दे दी, हुजूर बाहर निकलिए, फाटक खोलिए, लालू यादव की तरह बनिए, लोगों से मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। लोग आते हैं मिलने और निराश होकर चले जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं। तो नसीहत तो बड़ी है, और पता नहीं कितने वर्षों से जब से हम लोगों ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तेजस्वी यादव को यह सलाह देते रहे कि लालू यादव का कुछ तो आवरण आप धारण कीजिए, जो लालू यादव की पहचान रही है उसे क्यों खो रहे हैं। तो यह बात तो कल खुले तौर पर कही गई, जिसका जवाब था तेजस्वी यादव का कि मंच पर बैठे नेताओं को भी पसीना बहाना होगा। तो नेता यदि पसीना बहाएगा तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पसीना बहाएंगे, यह मैं मानता हूँ। जी, बिल्कुल ठीक मानना है आपका ज्ञानेश्वर जी। और हम लोग लगातार, हम लोग दसों बार 20 बार ये बात कह चुके हैं, उससे भी ज्यादा बार जी, कह चुके हैं कि हम्म, आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाइए। जब यात्राएं करते हैं तेजस्वी यादव, तब भी हम लोगों का यही कहना था कि आप बंद कमरे में यात्रा मत करिए, आप अपने लोगों से मिलिए। जो लालू जी, यादव वाली वाली शैली है, जो तरीका है, और अब तो हम्म, खैर अब उस तरह से तो होना आसान नहीं है लालू यादव की तरह। लेकिन हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है कि लालू यादव किसी किसी गांव में, किसी शहर में कहीं भी गाड़ी रोक दें तो 10-20 आदमी, 50 आदमी भाग के उनके पास आता था, और उस गांव के, उस जिले, उस प्रखंड के 2 4 5 10 आदमी को नाम से जानते थे। लालू यादव उसको नाम लेकर के मैं तो बुलाते थे। उदाहरण में बता सकता हूँ अजीत जी की, जब लालू जी निकलते थे, अब मान लीजिए वो गए, मैं अपने ही इलाका का कहता हूँ कि फतुआ से वो हिलसा की ओर आगे बढ़े। अब हिलसा की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, मछलियामा पहुंचे हैं, उन्हें पता है कि दनियामा में कोई रामदहीन है जो हमसे नाराज चल रहे हैं, हमसे दुखी हैं। बिल्कुल। पछरियामा के मंच से खोजे थे रामदहीन कहाँ है, जरा उसको खबर करो, उसके घर पर आ रहे हैं, भिंडी का भुजिया और लौकी का सब्जी बना करके रखेगा, रोटी वही खाना खाएंगे। अब सोचिए, जैसे ही उन्होंने मंच से कहा और मछलियामा में खोज शुरू हुई, दनियामा में रामदहीन का सीना कितना फूल गया, और उसके घर में लौकी की सब्जी और भिंडी की सब्जी, भिंडी का भुजिया और रोटी, फिर तो वह निहाल हो गया ना, निहाल हो गया बिल्कुल। ना। बिल्कुल। और ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ एक आदमी निहाल नहीं होता है, वो तो जी, पूरा गांव निहाल होता है, पूरा कुनबा। और आरजेडी के सारे वर्कर्स को लगता है कि भाई वो तो सब आदमी अपने आप को उस वर्कर में देखने लगता है ना। रामदहीन में हर बिल्कुल। आरजेडी का वर्कर अपने को देखने लगेगा कि किसी दिन लालू यादव हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये जो हम्म, उनकी शैली थी, उस वो शैली एकदम से नहीं अपना सकते हैं मतलब तेजस्वी यादव। लालू यादव की तो ये दशकों की पूंजी है कि वो देखा हुआ, हम्म, उन्होंने गांव गांव घूम करके संघर्ष करके लोगों को देखा हुआ है। कम से कम करना तो शुरू करिए, जहां तक बात पहुंचे। कोई बात नहीं है, उतना नहीं होगा, कुछ तो होगा। हम्म, दरवाजा खोल करके लालू यादव बैठे रहते थे 10 सर्कुलर रोड में। आप अंदर चले जाइए, उनका जो शेड बना हुआ है, उस शेड में वो नहीं भी बैठे अपनी कुर्सी पर, तो सबको पता है कि अंदर गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर हम्म। में आएंगे। तो आदमी नहीं वहीं नहीं, बैठ करके चकल्लस कर अभी रहा है। कुछ दिनों पहले की देखिए, डॉक्टरों की बहुत मनाही है, राबड़ी देवी निगहबानी करती रहती हैं, तो उनका मन हुआ कि उन्हें गन्ने का रस पीना है। अब राबड़ी जी ने सुन लिया, जिसे कहा गया कि गन्ने का रस लेकर आना है, राबड़ी जी ने मना कर दिया। अब वह व्यक्ति 2 दिन तो गायब रहा, तीसरा दिन जब आया तो लालू जी ने पूछा गन्ने का रस, तब वो क्या कहता कि राबड़ी जी मना कर चुकी मना हैं। किया। हाँ, तो हाँ। उसने कहा कि भाई पटना में कहीं मिल ही नहीं रहा है, कहीं की बेवकूफ बनाओगे हैं? अरे हम लोग के गेट पर मिलता है ना, चले क्या, चले क्या, हाईवे गेट पर मिलता नहीं है। तो सोचिए, इतनी जानकारी उस आदमी को बिल्कुल। धरातल की और जमीन की है। हाँ, तो वही हम लोगों ने देखा हुआ है, जाकर के हम लोग बैठे हुए हैं, लालू यादव और नहीं बैठे अपनी कुर्सी पर। पता चला कि अंदर गए हैं अपने उसमें, अभी आ जाएंगे 10 मिनट में। लोग बैठे हम्म, रहते थे, 10 मिनट में आ गए। जितने लोग हैं उनसे मिले, हालचाल पूछा, किसी का नाम लिया, किसी के गांव का नाम लिया, फिर वो चले गए, दूसरा बैच आ गया। तो ये लगातार क्रम चलता रहता था, सुबह 10-11 बजे हम्म, तक तो लगातार ही चलता था। अलग अलग तरह के लोग बैठे रहते थे। कुछ लोग
चिड़ियाखाना से घूम करके आए हुए हैं, कुछ लोग अभी बस से उतरे हुए हैं गाँव से आकर के, तो सब लोग बैठे रहते थे वहाँ। तो हुँ, ये तेजस्वी यादव को ये करना चाहिए है कि लोग आपके पास मिले, एक समय ही निर्धारित कर दीजिए, उस समय पर आपके साथ मिले, और उसके बाद हुँ, एक दूसरा सिस्टम ये बनाना चाहिए है कि जब आप नहीं मिलें, तब भी आपका ऑफिस खुला रहे कि लोग आकर के अपनी बात दर्ज करा सके वहाँ। किस काम के बिल्कुल। लिए आए थे, कहाँ से आए थे, और फिर आप देखिए कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट आदमी आपको लग रहा है कि उससे बात करनी चाहिए, उसका काम ज़रूरी है, तो उसको आपकी तरफ से संपर्क किया जाए। देखिए हुँ, ये जो प्रधानमंत्री के यहाँ भी सिस्टम चलता है, बनारस से लोग आएँगे तो प्रधानमंत्री के यहाँ अलग सेल है, ऑफिस में भी, पीएमओ में भी, उनके आवास पर भी, कि बनारस का लोग आएगा उसको देखना है। एक अपनी हुँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला होता है, गुजरात के लोग आएँगे तो अलग से देखना है, उनके लिए अलग सेल बना हुआ होता है। जब ये आप देखिए किशोरी लाल तो यही काम करते थे ना, किशोरी लाल शर्मा हुँ, अमेठी के बिल्कुल। लोगों का ध्यान रखते थे, आज एमपी हैं हुँ, अमोठी अमेठी से। तो ये एक हुँ, सिस्टम बनाना होता है नेता को, जो बड़ा नेता होता है उसको। जो एमएलए एमपी है वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद ही चला जाता है, घूमता रहता है। आप पूरा हुँ, बिहार नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा बिहार है, राघोपुर जी। नहीं है, राघोपुर से तो वो विधायक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा बिहार है। आप हुँ, नहीं घूम सकते हैं, हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं, तब भी मिलने का एक समय निर्धारित करिए, और बाकी समय में आपके यहाँ एक सिस्टम काम करेगी, कोई आए तो वो उसको लोग मिलें, उसको आप चाय-पानी के सिस्टम लिए की पूछा बात कर जाए। रहे हैं, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं अजीत जी, बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में देखिए, नीतीश कुमार ने तो आखिरी वर्षों में मिलना बंद कर दिया था। जिसकी मर्ज़ी होती थी महीने 2 महीने में मुलाकात कर लेते थे, भूंजा पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक तुलना होने लगी है कि सम्राट चौधरी से आप फ़ोन पर बात कर ले सकते हैं। यदि संदेशा चला गया और सम्राट चौधरी का कॉल यदि वो आपको जानते हैं, समझते हैं, तो 24 से 48 घंटे में वह सामान्य कार्यकर्ता के पास भी पहुंच सकता है। और बहुत सारे लोगों के पास, हजारों हजार लोगों के पास उनके डायरेक्ट नंबर्स हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से बात करना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। अमित शाह से मुलाकात बहुत आसानी से हो सकती है, 48 घंटे में समय मिल सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात मुश्किल है। हाँ, तो इसका कारण, इसका मतलब है कि आप राजनीति जो आपका मूल काम है, जो राजनीति आपका जो मुख्य काम है, वो आप नहीं कर रहे हैं। जी। क्योंकि बाकी अगर आप 18 घंटे, कोई जैसे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि वो 18 घंटे काम करना है। हम्म। अगर जब आप 18 घंटे छोड़ दें, आप अगर 12 घंटे भी काम करते हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा हर दिन 100-200 लोगों से मिलने का। ये कोई हम्म। बड़ी बात नहीं होगी कि आप मिल लें उतने लोगों से। भाई एक बार होता है, कई एक गाँव से कई लोग आए हैं साथ में, तो एक बैच में मिलिए, 5 मिनट में मिलिए, उनको निपटाइए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम्म। आप देखिए क्या काम है इनके पास, तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि जी। राजनीति करनी है आपको। इसके अलावा कोई काम हम्म। नहीं। कोई बिल्कुल। काम नहीं है, राजनीति ही खेती है, राजनीति ही बिज़नेस है, सब कुछ राजनीति है, और हुँ, आपको वही करने के लिए समय नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे आप? आप कोई ऐसा तो है नहीं कि दूसरा काम कर रहे हैं कोई, या सरकार चला रहे हैं कि आपको फुर्सत नहीं हुँ, है राजनीति करने की। तो ये समय निकालना चाहिए, ये अच्छी बात लोगों ने कही, ये अच्छा। अब ये अच्छा, ये दोनों नेता जो हैं, उदय नारायण चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब उम्र के ऐसे मुकाम पर हैं, अपने राजनीतिक करियर के ऐसे पड़ाव पर हैं, जहाँ से उनको बहुत कुछ नहीं हासिल करना है। अब और अब देखिए उनको समय की बात आपने की अजीत जी, देखिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा कर रहे थे। नितिन नवीन की जीत-हार का अंतर, जीतने का वोट अधिक बढ़ता ही चला गया और आपने देखा ही कि इस बार राघोपुर में कैसे तेजस्वी यादव फँस गए थे, कैसे बिल्कुल। फँस गए। और तेजस्वी यादव से लोग गुस्सा नहीं थे, उनके नुमाइंदे से गुस्सा थे। जिस तरीके से अभी आपने किशोरीलाल शर्मा की बात कही कि अमेठी की वह देखरेख करते थे, आप राघोपुर को जिम्मा जिन लोगों को दिए हैं, कभी-कभी उनकी निगरानी भी कर लीजिए बिल्कुल। कि वो आपके बदले लोगों से ठीक से मिल रहे हैं कि नहीं मिल। अब तो संजय यादव भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। हाँ, ठीक बात है भाई, ये कैसे लोग, आस-पास के लोग बदलते जाते हैं, आप जी। किनको अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी क्या जवाबदेही है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानने वाले लोग हैं भी कि नहीं है, बिहार की हुँ, राजनीति को जानने वाले लोग हैं कि नहीं है। एक तो संजय यादव के बारे में तो यही धारणा थी कि भाई एक तो वो बिहार के नहीं है, तो वो हुँ, कैसे, वो क्यों बिहार के लोगों से मिलेंगे, और बिहार का कोई मिलेगा तो उसकी बात उनको कैसे समझ में आएगी? क्या समझ बिल्कुल। में आए, अगर अगर उनको बिहार का भूगोल नहीं पता है, बिहार की सामाजिक स्थितियाँ नहीं पता है, राजद के कार्यकर्ताओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो वो हुँ, कितने भी बड़े चाणक्य हों, प्रशांत किशोर तो ये दावा नहीं करते हैं ना कि हम पॉलिटिकल एडवाइजर हैं किसी नेता के, वो चुनाव लड़वाते हुँ, हैं। जी। चुनाव लड़वा दिया तो चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, और हुँ, चुनाव के बाद राजनीति में डे टू डे के मुद्दे अलग होते हैं। बिहार को समझने के लिए, आरजेडी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए तो आपको ऐसे ही लोग रखने होंगे जो बिहार को जानते हो, और हुँ, राजद के पुराने कार्यकर्ताओं को जानते हो, लालू यादव के भी लोगों, करीबी लोगों को जानते हो, आपके करीबियों को भी जानते हो। तो वो तो संजय यादव नहीं जानते थे, और हुँ, इसलिए भी अभी अभी पता नहीं क्या उन दोनों के बीच में हुआ, जिसके बाद से, ये चुनाव के बाद से वो लगातार नेपथ्य में है। नेपथ्य में होते जी। होते अब ऐसे बाहर हो गए कि अब दिखाई नहीं देते हैं। मतलब हुँ, निजी समारोह छोड़ दें तो अब दिखाई ही नहीं देते हैं। और बिल्कुल। ये क्या, ये एक स्ट्रेटजी है कोई कि भाई परिवार के लोगों में बहुत नाराजगी है,
और परिवार के लोगों के साथ-साथ ज्ञानेश्वर जी पार्टी के वर्कर्स और नेताओं में भी बड़ी नाराज़गी है। क्योंकि बिल्कुल। नेता जो है पार्टी का जो नेता है आरजेडी का विधायक या एमएलए या पूर्व विधायक और पूर्व एमपी, उसको तो वो मान लीजिए एक बार नखरा उठा भी ले तेजस्वी यादव का, क्योंकि तेजस्वी हुँ, यादव के नाम पर वोट मिल रहा है। संजय यादव का जी, नखरा किस बात के लिए उठाएगा? वो बिल्कुल। संजय यादव के नखरे किस लिए बर्दाश्त करेगा? वो आए, हुँ, कोई एक्स एमपी आए और संजय यादव उसे नहीं मिले, तो हुँ, संजय यादव तो उससे बड़े नहीं है ना। भैया आप होंगे, जी, आप वहाँ आप एक मैनेजर की तरह हैं तेजस्वी यादव के, लेकिन पार्टी का पुराना एमएलए है, 8 बार 7 बार एमएलए रहा, पुराना वर्कर है, जिला अध्यक्ष, आप मिलते ही नहीं है उससे। तो हुँ, वो आपके नखरे नहीं उठाएगा। तो ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ये बात भी समझ में आई हो कि संजय यादव को लेकर के वर्कर्स में और नेताओं में नाराजगी है, तो थोड़ा दूर किया जाए उनको, हुँ, या तेजस्वी यादव को ये भी लगा हो कि भाई क्या हम किस आदमी पर भरोसा करके बैठे थे जो चुनाव में ऐसी दुर्गति हो गई। तो ये हुँ, जो भी कारण रहा हो, उसमें कई चीजें और होती हैं, जो हिडन चीजें होती हैं, छिपी हुई चीजें जो नहीं पता चलती हैं, वो तो किनारे हो गए हैं। लेकिन अब उस शैडो से अगर सचमुच निकल गए हैं तेजस्वी यादव, संजय यादव के शैडो से, उनकी छाया से बाहर निकल गए हैं, तो हुँ, बाहर निकले, सड़क पर निकलें, बिल्कुल, वर्कर्स के बीच में जाएं, गांव में जाएं, यात्रा करें और अपने दरवाजे पर दरबार लगाएं, जैसे लालू यादव लगाते थे। उस तरह का जी, दरबार लगा करके बैठिए, लोगों को आने जाने दीजिए, किसी भी कहीं का भी आदमी हो, किसी हैसियत का आदमी हो, आप उससे मिलिए। हुँ, तेजस्वी हुँ, यादव के बारे में क्या धारणा है कि ये बड़े लोगों से मिलते हैं, पैसे वालों से मिलते हैं, अपने पुराने यार दोस्तों के साथ ही बैठते हैं, दिल्ली जाते हैं तो 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं। तो ये सब चीजें बिहार जैसे राज्य में, ज्ञानेश्वर जी, बिहार बड़ा पॉलिटिकल राज्य है। झारखंड के बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। हुँ, उनका जो वोटर है, आदिवासी वोटर है उनका, या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उसको कोई मतलब नहीं है मुख्यमंत्री मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हुँ, मुख्यमंत्री जो करे अपना करते रहे, वहां के आदमी को नहीं मतलब है। बिहार के आदमी को मतलब होता है कि जी, हमारा नेता हमसे मिल रहा है कि नहीं, हमारी परवाह कर रहा है कि नहीं, हम उस पार्टी का आदमी। अब मान लीजिए सम्राट चौधरी नहीं भी मिलेंगे, तब भी बीजेपी ऑफिस राउंड द क्लॉक काम करता है, बीजेपी ऑफिस, वहां से बिल्कुल, सारी बिल्कुल, चीजें होती रहती हैं। तो हुँ, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में, के पॉलिटिकल नुआंसेज को समझने के लिए, पॉलिटिकल राजनीतिक मुहावरों को समझने के लिए, गांव में आज क्या चल रहा है ये समझने के लिए लोगों से ही मिलना होगा तेजस्वी यादव को। वो कहीं हुँ, नहीं मिलेगा उनको, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा। जब तक लोग से नहीं मिलेंगे तब तक गांव की नब्ज का पता नहीं चलेगा। जो लालू यादव कहते थे कि हम लाठी लाठी दिखा के कहते थे कि हमारा थर्मामीटर है, हम लगा हुँ, देते हैं और हमको पता चल जाता है कहाँ क्या होता है, तो ऐसा थर्मामीटर नहीं है तेजस्वी यादव के पास। वो बनाना बिल्कुल, होगा, नहीं तो आगे की राजनीति उनके लिए और धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी का सिस्टम है, लोगों से लोग मिल रहे हैं। जेडीयू में भी नीतीश कुमार नहीं मिलते थे, लेकिन अब बाकी नेता मिलने लगे हैं उनके, नहीं, तो नहीं, ये आप सब देखिए ना, चीजें। विजय चौधरी के यहाँ सुबह दरबार लगा होता है। हाँ, लग जाता है, बिल्कुल देखिए लग जाता अशोक चौधरी का दरवाजा खुला होता है, संजय है। हाँ, जब पटना में होते हैं तो सबके लिए सुलभ होते हैं। मिलते हैं, ललन बिल्कुल। सिंह के यहाँ सुबह 8 से 9 जाकर के आप मिल ही ले सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है कहाँ? ऐसी व्यवस्था है कहाँ? नहीं है, और अब दूसरा रहा भी नहीं। अगर हुँ, परिवार एकजुट होता तो ये होता कि जब लालू यादव अपने चलती के ज़माने में थे तो कुछ लोगों से लालू यादव मिले, जिससे लालू यादव नहीं मिले उसे साधु यादव मिले, उससे सुभाष यादव हुँ, मिले, और कहीं से हुँ, कोई मिला वर्कर खुश होके चला गया कि भाई हम अपनी बात कह दी है। तो जी, यहाँ तो अब तेजस्वी यादव के पास कोई बचा ही नहीं, कौन मिलेगा? तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना करके बैठे हुए हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी दूसरी जगह रहने जा रहे हैं, मीसा भारती अपने दिल्ली के घर पे रहेंगी, पटना जाएंगी तो कहाँ रहेंगी, किससे मिलेंगी, कोई नहीं जानता है। तो ले जी, दे करके नेता के नाम पर अकेले तेजस्वी यादव बचे ना, आरजेडी की पहचान, आरजेडी का चेहरा, आरजेडी का भविष्य, सब तेजस्वी हुँ, यादव बने, बचे वहीं। तो बिल्कुल, उनको तो और ज्यादा बिल्कुल, सक्रियता बढ़ानी होगी, और 4 आदमी 5 आदमी जो परिवार का सक्रिय राजनीति में, उन सबके बदले में खुद ही काम करना होगा। जब तक हुँ। वो ये नहीं शुरू करेंगे तब तक नहीं, तब तक बहुत मुश्किल होगी। तब तक बहुत मुश्किल होगी। तो देखिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, राजद को लेकर चर्चा की। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो सरकार के फैसले हैं, चर्चा तो उस पर ही करनी थी, लेकिन बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का ऐलान हो गया। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज की मदद से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।